वालेकुम अस्सलाम सर। So you guys have done your MCQs test, and might be some of you have received your results as well through email. यस Yeah, I think so. दो कैंडिडेट्स जी हैं सर। जिनको अभी तक रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ होगा, तो उनको भी जल्दी ही रिसीव हो जाएगा. Okay, so yesterday we were discussing about the autism spectrum disorder, and we have discussed about the autism in detail, and we also did the comparison in between the DSM-4 and DSM-5, like what was in autism diagnosed as in DSM-4 versus the DSM-5. In today's lecture, we will discuss about the intellectual disability, and we will also discuss the ADHD and Down syndrome. So my आई एम question सो to सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? वो मुझे कंफ्यूजन हो रही है, जो सेकंड एमसीक्यूज है उस उसके मतलब जो ऑप्शंस हैं उनमें, हम्म, क्या अभी पूछ सकती हूँ या बाद में? अ, आप पूछ लें. सर ये अरगमान इज वेरी चूजी इन ईटिंग टॉयज एंड बेडशीट्स व्हाइल स्लीपिंग, व्हाट डिसऑर्डर इज बीइंग एक्सपेक्टेड विद दीज सिम्टम्स? तो जो ऑप्शंस है उसमें एएसडी, स्पीच डिसऑर्डर और स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, डायबिटिक डिसऑर्डर है। तो लेकिन इसमें अगर स्टेटमेंट को देखें तो जस्ट उसके सेंसरी इश्यूज की बात की गई है। तो उसको हम एसपीडी मतलब जस्ट चूंकि ये चीज़ें रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं है, सोशल इंटरेक्शन की कोई चीज़ इस तरह की एक्सपेक्टेड नहीं है उस मतलब इसके अंदर, और ऑप्शंस में एसपीडी नहीं है, तो हम इसको एएसडी किस तरह कंसीडर करेंगे? क्योंकि जस्ट जो सिम्टम्स हैं वो एसपीडी भी हो सकती हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स की। तो अगर इस तरह का कोई ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम तब किस चीज़ को किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? मेरे जहन में तो एसपीडी था, क्योंकि एएसडी में तो बाकी सारी सिम्टम्स भी आती हैं। यहाँ पे जस्ट जो है वो सेंसरी मेंशन की गई हैं, लेकिन ऑप्शंस में सेंसरी का जिक्र नहीं था, तो वो अदर का ऑप्शन जस्ट था। तो हम्म. ये प्लीज़ बताएं कि अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए तो किस तरह से उसको टैकल करेंगे उस अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन को? बताता हूँ. हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन ये है, अरमगान इज वेरी चूजी इन ईटिंग. अच्छा, चूजी. जो कल हमारा लेक्चर चल रहा था ना, तो उसमें मैंने ये कहा था कि द किड्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, और वो कोई भी चेंज पसंद नहीं करते. दे आर लाइक, जिस रूटीन में हम चल रहे हैं और वही रूटीन को फॉलो करना है. अगर हमें खाने में फॉर एग्जांपल राइस पसंद है, तो दे विल ईट राइस एवरी डे. सो इफ दे लाइक टू ड्रेस अप ऑरेंज कलर का, तो उनकी कोशिश ये होगी कि हम हर रोज जो है वही ऑरेंज ड्रेस पहने. या फिर इसी तरह से बाकी सारी चीजें हैं, उनमें काफी ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा चूजी होते हैं, और क्योंकि उनमें फिक्सेशंस हो जाती हैं चीजों के साथ. अब जैसे कुछ बच्चे हैं वो ब्लैंकेट के साथ फिक्सेटेड होते हैं, तो एवरी डे दे आर कमिंग विद देयर ब्लैंकेट्स इन द थेरेपी सेशंस. लेटर ऑन वी फेडेड, बट दे यूज्ड टू डू इट. अपनी पसंद के जो है वो टॉयज उठा के फिर होते हैं, जहां पे भी जाना है वो टॉयज अपने पास रखना है, उनकी फिक्सेशंस होती हैं. तो ये जो चूजी प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक साइन दिया गया है, मंगान इज वेरी चूजी इन ईटिंग टॉयज एंड बेड शीट्स. ठीक है, वाइल स्लीपिंग. तो ये जो फिक्सेशन है विद द फूड, विद द स्पेसिफिक फूड, विद स्पेसिफिक टॉयज एंड विद द बेड शीट्स वाइल स्लीपिंग, तो दिस इज मोर टुवर्ड्स द ऑटिज्म. ठीक है, सही। क्योंकि जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एडीएचडी है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें ये फिक्सेशंस नहीं होती विद द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सही। ये जो फिक्सेशन वाला एक सिम्टम है, ये साइन है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये सिर्फ ऑटिज्म के बच्चों में होती है. बात होता ठीक है। है, थैंक यू सो मच तो सर, दैट्स व्हाई जज़ाकल्लाह। इट इज मोर लाइक एएसडी देन एनी अदर डिसऑर्डर. सही सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम. And inshallah, in today's topic, we will also do the comparative analysis of the disorders. तो उससे भी हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है. जी सर, थैंक यू सो मच। Okay, so we are going to discuss the intellectual disability. What do you think? What intellectual disability is? I want answer from you guys. Intellectual disability means that the person have difficulty in learning
and thinking and understanding. So yeah, they have limitation in learning, thinking, and understanding. So they need जिनका support. IQ लो होता है। आईडी वाले बच्चों में बेसिकली कॉग्निटिव उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो इम्पेयर्ड होती है, और साथ में उनकी काफी जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड स्किल्स होती हैं वो भी इम्पेयर्ड होती हैं आईडी के बच्चों में। और मोस्टली में ये भी होता है कि उनका आईक्यू भी नॉर्मल से बिलो होता है। हम्म। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अ, तो सर, मैं भी शेयर करना चाहूंगी। जी। अकॉर्डिंग टू सर डीएसएम, जब हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मेनली दो मेन डोमेन्स में डिफिसिट आता है। एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में आता है और दूसरा एडेप्टिव फंक्शंस में। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में जब हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग या प्लानिंग, जजमेंट, पुअर जजमेंट होना, ये सारी चीजें आती हैं। और बाकी एडेप्टिव फंक्शनिंग में जितने भी उनके एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो मीट नहीं करना। और ये है कि अर्ली चाइल्डहुड में ये सारे सिम्टम्स का आना जरूरी है। अगर लेटर ऑन आता है तो फिर वो न्यूरो उसमें आता है, न्यूरो मुझे भी याद नहीं आ रहा, न्यूरो डिजेनरेटिव में तो पता नहीं, उसमें आता है। ठीक है, ठीक है, वेरी जी। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जैसे आप सब ने जो सिम्टम्स या करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, वो बिल्कुल ठीक बताई हैं आप सब ने कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दो मेन एरियाज लाइफ के अफेक्ट हो रहे होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और दूसरा अडॉप्टिव फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हमारे लर्निंग एबिलिटी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारे ये सारे के सारे, हमारी मेमोरी, ये सारा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में ही काउंट होता है। ठीक है। और अडेप्टिव फंक्शनिंग या अडेप्टिव बिहेवियर्स हमारे डे टू डे लाइफ के लिए जितने स्किल रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो हमारी सोशलाइजेशन है, चाहे हमारे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, सेल्फ केयर है, ठीक है, ये सारे स्किल्स अडेप्टिव बिहेवियर्स में आ जाते हैं। तो ये दो एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को DSM-4 में हम कहते थे मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफिकल्टी बच्चों में होना, ये आईक्यू लो होने की वजह से ही होता है। तो इसके लिए हम अमूमन सिंपली वी डू द डिफरेंट आईक्यू रिलेटेड टेस्ट, जैसे टोनी है, सिट है, इसके अलावा SPM है, CPM है, विस्क है, वाइज है। तो इस तरह के और बहुत सारे आईक्यू के टेस्ट हैं जिससे हमें अंदाजा होता है कि जो इंडिविजुअल है, क्या उसका आईक्यू एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के इक्वल है या नहीं है, एवरेज है या बिलो द एवरेज है। ठीक है। तो जो एवरेज आईक्यू कंसीडर किया जाता है वो अमूमन 70 to 75 जो है, उसको हम एक एवरेज आईक्यू कंसीडर करते हैं। जो आईक्यू 75 या 70 से बिलो होता है तो उसको हम बिलो एवरेज आईक्यू में कंसीडर करते हैं, और जितना कम होता जाए उस उतना ही बंदे का जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है और अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो आईक्यू जो है, या ये जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, इसमें लर्निंग का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि बच्चे की सम टाइम जो प्रोफेशनल्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, सॉरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इन बिटवीन, कि क्या बच्चे को ऑटिज्म है या कौन सा डिसऑर्डर है। उसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो बच्चा बोल रहा है, बात कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन वो एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, वो चाइल्डिश लैंग्वेज
यूज कर रहा है, बच्चों की तरह बात कर रहा है, या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने एज इक्वल नहीं है, बॉडी लैंग्वेज उसकी एज इक्वल नहीं है, या जो नॉन वर्बल गेस्चर्स हैं बच्चे के वो एज इक्वल नहीं है। ठीक है। सो या उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो होमवर्क ठीक तरीके से नहीं कर पाता, मैथ्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में उसको इश्यूज आते हैं, डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आते हैं, रीजनिंग स्किल्स बच्चे की इतनी अच्छी नहीं है। तो गुस्सा अमूमन इन बच्चों को ज्यादा जल्दी आ जाता है कि जिनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लो होती है। क्योंकि इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते नहीं है, तो फौरन से हाइपर होना इनकी एक हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो चीज़ों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे स्कोर्स कम आना एग्जाम्स में, टीचर जो है उसकी कंप्लेंट्स डेली बेसिस के ऊपर पेरेंट्स को कि ये होमवर्क ठीक तरीके से नहीं करता, इसकी मिस्टेक्स होती हैं, या क्लास वर्क में इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, स्पेलिंग्स याद नहीं कर पाता, एडिशन सब्सट्रैक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चा देखने को बाहर ठीक है, बिल्कुल ओके, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम बिहेवियर्स नहीं है, कुछ रिपीटेशंस नहीं है, फिक्सेशंस नहीं है, बट स्टिल उसके जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और उससे रिलेटेड जितने भी डे टू डे फंक्शंस हैं उसमें बच्चा लो होता है। ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि जो ऑटिज्म के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो ऑटिज्म के बच्चे में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी लर्निंग कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम सिखाते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो 6 मंथ्स तक एक पजल का पीस पीस जो है वो फिक्स करना नहीं सीखते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन बच्चों में आईक्यू उनका लो होता है, जिस वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वैसे परफॉर्म बच्चा नहीं कर सकता, वो स्किल वैसे नहीं सीख सकता जैसे एक नॉर्मल ऑटिज्म का बच्चा सीख जाता है जल्दी से। ठीक है। तो भी हमें अंदाजा हो जाता है कि अच्छा, ये जो बच्चा ऑटिज्म के साथ है, ये ही इज इन कॉमोर्बिडिटी के, ऑटिज्म के साथ साथ इसको इंटेलेक्चुअल इश्यूज भी हैं, इसलिए ये बच्चा सीख नहीं पा रहा, लर्न नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो ये कॉमोर्बिडिटीज होती हैं। सम टाइम प्रोफेशनल्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉमोर्बिडिटीज एंड वी हैव टू डू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ताकि हमें पता चल सके कि ये वाकई ही ऑटिज्म का केस है या नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का केस हो। ठीक है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी जब हम एडेप्टिव बिहेवियर्स की बात करते हैं, जो सेल्फ केयर के स्किल्स हैं, डे टू डे फंक्शंस हैं, इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो वैसे बिल्ड नहीं हुई होती, या वैसे परफॉर्म बच्चा नहीं कर सकता जो उसकी जितनी उसकी एज है। ठीक है। इस वजह से हमें डेफिशिएंसीज नजर आती हैं, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं ऑटिज्म के साथ। और ये एक प्रोफेशनल ही, जो एक्सपर्ट लोग हैं वही डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म है। ठीक है। तो अभी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM-5 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शन बच्चे के, डे टू डे लिविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे के प्लानिंग स्किल्स, रिट्राइवल स्किल्स के, अगर वो कोई चीज़ सीखता है तो उसको री उस लर्निंग को रीअकर भी कर सके, रिट्राइव कर सके। अगर वो रिट्रीव नहीं कर रहा और रिकॉल नहीं कर पाता, तो भी हम कह सकते हैं कि उसके जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग स्किल्स हैं वो अच्छे नहीं है, वो वीक है। ठीक है। इसी तरह से अगर बच्चा सोशलाइजेशन में डेफिसिट है, अपने एज के इक्वल लोगों को प्रॉपर तरीके से डील करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा अपनी एज से कम एज के लोगों को तो डील कर लेता है, लेकिन अपने एज के इक्वल जो बच्चे हैं, जो पेयर ग्रुप है उसका, उसमें फ्रेंडशिप बनाने में उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डे टू डे फंक्शन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ गपशप मेंटेन करने में, डिस्कशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है कि उसका आईक्यू एवरेज से कम हो। ठीक है। तो ये साइन और सिम्टम है
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। इसमें आगे आ जाता है माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि इसको कैटेगराइज किया गया सिविरिटी लेवल्स में। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनमें अडेप्टिव बिहेवियर तो काफ़ी हद तक उनमें बिल्ड हो चुके होते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के स्किल्स। सोशलाइजेशन भी किसी हद तक इम्प्रूव्ड होती है, और अगर ज़रूरत हो तो दे नीड वेरी मिनिमल सपोर्ट इन देयर लाइफ, but they have issues with the intellectual functioning more rather than the adaptive behaviors, the adaptive skills. So they have more issues with the intellectual skills than the adaptive behaviors. तो उन बच्चों को हम कैटेगराइज करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, रीजनिंग है, उनमें तो स्वेरली डेफिसिट होते ही होते हैं, उनके स्किल डेफिशिएंसीज होती ही होती हैं। साथ ही साथ दे हैव वेरी लिमिटेड अडेप्टिव बिहेवियर्स। ना वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना ही वो सही तरीके से सेल्फ केयर के स्किल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, और ना ही वो चीज़ों को सीख सकते हैं, ना ही वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और ना ही वो किसी प्रॉब्लम में से कोई अच्छा कॉपिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों एरियाज लाइफ के स्वेयरली अफेक्ट होते हैं जो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोग हैं। इसके अलावा एक और इनकी कैटेगरी है जिसको हम प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज और अडेप्टिव बिहेवियर्स की डेफिशिएंसीज तो स्वेयर और स्वेयर कैटेगरी के इक्वली होती है, लेकिन इसमें कुछ फिजिकल लिमिटेशंस भी बच्चों में देखी गई हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे जिनको फिजिकल लिमिटेशंस भी होती हैं, उन बच्चों को हम कैटेगराइज करते हैं प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। ठीक है। अगर आप देखो किसी बच्चे का अगर हाथ ठीक नहीं है, उसका हाथ इस तरह से है, ही कैन नॉट यूज हिज हैंड प्रॉपरली, his hand is paralyzed, or if you observe a child with the intellectual disability having the paralyzed leg, he cannot walk appropriately or his physical gait is not normal. So you can say that he has a profound level of intellectual disability. Profound is more severe than the severe or intellectual disability. ठीक है। सो इसमें फिजिकल लिमिटेशंस इंक्लूडेड होती हैं प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। ठीक है। तो ये था हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द severity levels, you can ask the questions. After that we would move to the ADHD. Any question? सर क्या थेरेपी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मतलब मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है, या ये है कि ये भी लाइफ टाइम के साथ साथ रहता है प्रॉब्लम? जैसे ऑटिज्म जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता, हम्म। मैनेज हो जाता है, सेम इसी तरह ये चीज़। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, ये भी लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इनको नोट करना छोटी हुई एज में तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज होती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लोगों से डील करने से रिलेटेड। लेकिन वक्त के साथ, एज के साथ साथ, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की एज गैप है 5 साल का, ये इज 10 years old। सो उसमें सही। हमें क्लियर नज़र आ जाता है कि 5 years का गैप है, तो वो बिल्कुल बचकाना हरकतें कर रहा है। ठीक है, उसकी मेमोरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन जब एज बड़ी हो जाती है तो एज के साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर होना शुरू हो जाती हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ लोग होते हैं। ठीक है, जो कि मिनिमल
या माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं। विद एज वो चीज़ें हाइड हो जाती हैं, कवर होना शुरू हो जाती हैं, या मास्किंग उनमें आ जाती है। लेकिन जो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये दोनों ऐसे केसेस हैं जो बहुत स्वेयर हैं, और ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं। इवन दो इनकी एज अडल्ट्स की अगर 30 40 50 पे भी चले जाए, तो स्टिल दे हैव द इश्यूज। दे माइट हैव इशू विद स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, स्टटरिंग के प्रॉब्लम्स अमूमन इन बच्चों को अब बाद में स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह के और काफी ज्यादा इश्यूज साथ साथ एज के साथ साथ ऐड होते जाते हैं, जो कि एक नुमाया हमें नजर आता है कि इस पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इनको कवर नहीं सही। कर सकते, ये भी लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। जैसे ऑटिज्म है, ये भी इसी तरह से लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। हमारा ब्रेन उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ होता जितना एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ठीक है, हमारी लर्निंग सही। कैपेबिलिटीज हमारी उतनी नहीं होती जितनी एज के इक्वल होनी चाहिए थी। तो अफेक्टिव ऑल ओवर द लाइफ रहते हैं ये बच्चे, ये लोग, एडल्ट्स भी और बच्चे भी। ठीक है। सही सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, आगे हम चलते हैं एडीएचडी पे। एडीएचडी क्या है? कोई कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन द एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर? सर इसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, इम्पल्सिव होता है, और जो है वो इसमें भी जो है वो बच्चे की स्पीच होती है लेकिन डिलेड होती है, लाइक हम्म। प्रॉपरली वो नहीं बोल रहा होता। ठीक है, और कौन बताएगा? Sir, this is also a neurodevelopmental condition, हम्म। and they're easily distracted. They have trouble paying attention in like daily tasks and being focused. हम्म। Suppose in their class, or they forget things ठीक है, easily. Yes. ठीक है, वेरी गुड। तो एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हमें नाम से भी जैसे पता चल रहा है कि अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट का क्या मतलब है? किसी चीज की कमी होना, अटेंशन की कमी होना। और हाइपर एक्टिव मींस बहुत ज्यादा मूवमेंट्स, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा, ये दो कंडीशन है। ये पूरा डायग्नोसिस जो है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका डायग्नोसिस सिर्फ अटेंशन डेफिसिट होता है, नॉट द हाइपर एक्टिव। कुछ बच्चे होते हैं, दे हैव द डायग्नोसिस हाइपर एक्टिव बट नॉट द अटेंशन डेफिसिट। और कुछ बच्चे होते हैं जिनमें ये दोनों कंडीशन होती हैं, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मीन्स के जरूरी नहीं है कि एडीएचडी में दोनों कंडीशन एक साथ हो, सिंगल सिंगल कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, तो ये जो एडीएचडी के बच्चे हैं, इनमें सबसे पहले इन अटेंशन की अगर हम बात कर लें, अटेंशन डेफिसिट, इन अटेंशन, इन अटेंशन की वजह से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? कोई बता सकता है कि अगर एक बच्चा है वो इन अटेंटिव है, उसको डे टू डे लाइफ में क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं? यानी आप सर बताएं। वो हाइपर हो सकते हैं वो, क्योंकि वो अटेंटिव नहीं है, और उनको कोई अगर अटेंशन लाइक अटेंटिव होने के लिए कहे तो मे बी वो बिहेवियर इश्यू आके वो थोड़ा हाइपर हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो उसका क्या, लाइक कोई कुछ बच्चे रो देते हैं, इमोशंस उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग जो है वो चीजें गिराना शुरू कर देते हैं या अपनी जगह से उठ के चले जाते हैं। हाँ, हाँ, अलग अलग कंडीशन हो ठीक है, सकती है। ठीक है, ठीक है। और कोई बताएगा इन अटेंशन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? लाइक अगर बच्चा इन अटेंटिव है, उसमें अटेंशन डेफिशिएंसीज हैं, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है डे टू डे लाइफ में?
फिर डेली लिविंग की जो रूटीन्स होती हैं वो फिर ऑफ कोर्स उसकी वो अचीव नहीं कर पाता ना। जैसे अब सेल्फ केयर आप देख लें, इसमें बच्चा उसको नहीं पता हैंड वॉश करने हैं या फेस वॉश करना है या कोम्बिंग करनी है, मतलब इस तरह की जब वो इनअटेंटिव होगा तो वो ऑफ कोर्स इन चीजों पे भी ध्यान नहीं देगा। ठीक है, वेरी गुड। और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अगर बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा वहां पे स्कूल में होमवर्क नहीं कर सकेगा, लर्न नहीं कर सकेगा, क्लासरूम में एक जगह बैठ नहीं सकेगा, मतलब क्योंकि क्लासरूम में बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक जगह बैठे। जो ADHD का बच्चा है वो एक जगह बैठेगा नहीं, वो मूव अराउंड उसका होगा कि मैंने पूरी क्लास में घूमना है, तो वो एक जगह बैठेगा नहीं, लर्न नहीं कर सकेगा, होमवर्क नहीं कर सकेगा, अटेंशन नहीं दे सकेगा टीचर जो कह रही है, या उनकी बात का जवाब नहीं दे सकेगा जो उनसे जवाब एक्सपेक्टेड है। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। इन अटेंशन को हमने सेपरेट रखना है हाइपर एक्टिविटी से। ठीक है, एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इन अटेंशन की वजह से जो जो इश्यूज आ सकते हैं वो हम सबको क्लियर होना चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। ये जहां जहां पे ऐसे टास्क जहां पे अटेंशन रिक्वायर्ड है वहां पे बच्चे अटेंशन नहीं दे सकते, जैसे किसी से बात करते हुए दे आर नॉट मेकिंग द आई कांटेक्ट, दे आर लुकिंग हियर एंड देयर, इन अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन होना, डिस्ट्रैक्टेड रहना, जिस चीज के ऊपर फोकस करना है उस चीज के ऊपर फोकस ना कर पाना। अब जैसे मैंने उसको होमवर्क दिया है, राइटिंग दी है, मैंने कहा है कि उसको ये पेज लिखो, सो ये इज अनेबल टू मेंटेन द अटेंशन मोर देन लाइक 2 to 3 सेकेंड। सो अगर कहीं से आवाज आई तो ये इज डिस्ट्रैक्टेड लुकिंग देयर, अगर थोड़ी सी कहीं से मूवमेंट हुई है तो फौरन से उस तरफ देखना शुरू कर दिया। अब ही इज अनेबल टू फोकस ऑन द पेज आई गेव हिम टू कंप्लीट। ठीक है, तो अब वो लिख नहीं पा रहा, इधर उधर बस देख रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस है जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चाहे वो कोई ऑडिटरी स्टिमुलस है, चाहे वो कोई विजुअल स्टिमुलस है, ही इज लुकिंग हियर एंड देयर एंड ही इज डिस्ट्रैक्टेड, नॉट फोकस्ड ऑन वन टास्क। ठीक है, ये होती है इन अटेंशन, या जिसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी इन गिविंग अटेंशन। इन अटेंशन होने की वजह से बच्चे जो है वो सोशल लाइफ में पीछे रह जाते हैं, फ्रेंड्स नहीं बनते, दोस्त नहीं बनते, कोई उनसे खेलना पसंद नहीं करता, जिनसे जिसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है। ठीक है, अब अगर एक बच्चा है, वो ग्रुप है बच्चों का, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, सो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सब बॉल एक दूसरे को पास कर रहे हैं, एक बच्चा है जो इनअटेंटिव है, वो गेम में अटेंशन ही नहीं दे रहा, फोकस ही नहीं कर पा रहा बॉल के ऊपर। ठीक है, he is looking everyone but he is unable to kick the ball due to his intention. So do you think the other kids will would like to play with him? ठीक है, so nobody is going to play with him. Like if I gave him the badminton racket, I asked him let's play the badminton, and instead of hitting the वो जो शटल है उसको हिट करने की बजाय he is just distracted and unable to play with me appropriately, तो मैं तो ऑटोमेटिकली कहूँगा यार मैंने नहीं तुमसे खेलना, जाओ। he is not focusing on one thing, he is distracted all the time, he is unable to maintain the eye contact, he is unable to maintain the attention for a longer period of time on any task। ठीक है, सो ये है इन अटेंशन की साइंस और सिम्टम्स, और जिन इसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी हमने डिस्कस किए। आपने कुछ बताएं, कुछ मैंने आपको बता दी। इसी तरह से इन अटेंशन की वजह से क्लास में चीजें अपनी भूल आना, लंच बॉक्स भूला है, इन अटेंशन की वजह से कभी शार्पनर बैग से गायब है, कभी पेंसिल गायब है बैग से क्योंकि निकाली थी वापस रखना भूल गया, इनअटेंटिव था। ठीक है, इस तरह से अमूमन चीजें जो है उनकी गुम होती रहती हैं क्योंकि वो चीज पे फोकस नहीं करते। अमूमन आपने देखा होगा बच्चे अगर उनके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, सो दे आर वेरी possessive about the geometry box। जब उन्होंने बैग में रखना है तो ही विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस। ठीक है, इन द ज्योमेट्री बॉक्स। तो एक बच्चा है वो इनअटेंटिव है, उसने बस जो रखा है वो रखा है, जो नहीं रखा वो बस पीछे ही रह गए, एंड ही इज एट होम, पेंसिल गुम हो गई। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज आना। इसी तरह से इन टेंशन की वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की बहुत ज्यादा लो हो जाती है।
तो जब आपके पास कोई भी पेरेंट आता है, यू कैन आस्क अबाउट द एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाउ ही इज परफॉर्मिंग इन द क्लासरूम, हाउ ही इज परफॉर्मिंग इन द एग्जाम्स. So if his scores are low, you can check if he is attentive or not. It is because of the inattention or the intellectual disability. So we can clearly check. अगर वो फॉर एग्जाम्पल बैठा हुआ है तो he will keep on like moving the eyeballs, observing everything in the room, so not focusing on one person. सो जब हम उससे बात कर रहे होते हैं, हमें अमूमन लगता है यार ये तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हमारी बात में, क्योंकि वो अटेंटिव ही नहीं है, इसी वजह से वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसलिए कोई भी उससे गपशप लगाना पसंद ही नहीं करता उस बंदे से. तो ये जो इन अटेंशन का प्रॉब्लम है बच्चों में, उसकी वजह से उनके मैनेजमेंट स्किल्स भी काफी ज्यादा हद तक प्रॉब्लम में होते हैं. उनको they are all most of the time disorganized. Their bedrooms are disorganized, their cabinets are disorganized, their socks are they are unable to find the socks, they are unable to find the pants. ठीक है, they sometimes forget their keys, forget their wallet, they forget their glasses as well. So इस तरह की forgetfulness जो है या disorganization जो है या मैसी प्लेसेस एट होम, वो बच्चे अपने टॉयज को ठीक तरीके, तो इस तरह के इश्यूज जो है इन लोगों को हमेशा फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी या डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द अटेंशन. ठीक है. सर आपको एक सवाल और पूछना है. फिर आ जाता है, ये तो होगी इन अटेंशन. हाइपर एक्टिविटी क्या होती है? यू कैन आस्क द पेरेंट्स क्वेश्चन अबाउट द किड्स हाइपर एक्टिविटी, लाइक इफ योर चाइल्ड सिट्स फॉर 2 minutes on the chair, 5 minutes on the chair, 15 minutes on the chair, 25 minutes on the chair. ठीक है. सो क्या जब हम उसे बैठने का कहते हैं वो बैठ जाता है? अगर बैठते हैं तो कितना टाइम तक बैठ सकता है? ठीक है. तो अमूमन हमने सिटिंग स्पैन बच्चों का एज वाइज जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है. अगर एक बच्चा 5 साल का है तो ही शुड बी एबल टू सिट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes. ठीक है. तो एक ही एक्टिविटी में वो इंगेज रहे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए. अब इसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी दो डिफरेंट चीजें हैं. सम टाइम पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड, वो इम्पल्सिव बिहेवियर्स बता रहे होते हैं. Impulsivity and hyperactivity is two different things. Hyperactivity is like all the time on the go. ठीक है. Impulsivity is not like all the time on go. They are calm, they looks calm, they are fine, but suddenly they are active. Sometimes they are aggressive, sometimes they shows the tantrum, they throw objects. तो एकदम से impulsive हो जाना, so is a different thing from the hyperactivity. ठीक है. So we will not count the impulsivity. They have the impulsivity if the child is hyperactive. In ADHD, the kids are hyperactive.